आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को किया गया है? पहले तो ये समझिएगा, ये आधार वर्ष होता क्या। देखिए उस दिन आप लोगों को पता था, आप लोग का एक चैप्टर है इंडेक्स, जिसको सूचकांक कहते हैं। तो उसी चैप्टर में आधार वर्ष भी आपको पढ़ना होता है। तो आधार वर्ष का मतलब होगा, आपको बता कि जैसे मान लेते हैं 2000 को, 2000 को किसी वस्तु का कीमत जो है वो मान लेते 100 रुपए मान के चलते हैं। तो 2000 में किसी वस्तु का कीमत क्या मान के चल रहे हैं हम? 100 रुपए मान के, इनको 100 रुपए मान के क्या होता है, कीमत को हम लेके चलते हैं। अब देखिएगा 2000, अब ये 24 चल रहा है, तो मान लेते हैं 2004 से मिला के चलते हैं, तो थोड़ा सा काउंट करने में आसानी होगा। तो मान ले 20 वर्ष में एक वस्तु का कीमत 200 रुपए से बढ़कर 220 रुपए हो गया है। 200 रुपए से बढ़कर क्या होगा, 220 रुपए हो गया है। तो आपका आधार वर्ष क्या था? आदर्श वर्ष को क्या था कि आदर्श वर्ष को हम 100 मानेंगे। आदर्श वर्ष को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो 100 मान के क्या करेंगे कि जब वस्तु 2004 में उस वस्तु का दाम मान लेते हैं कि क्या है, 200 रुपए है। तो वस्तु का दाम कितना है? 200 रुपए है। ये देखिए एक बार बताया, और यही क्या है, ये 2004 की बात बोल रहा हूँ। और 2024 में यही वस्तु का दाम बढ़ के कितना हो गया, मान लेते 220 रुपए हो गया। तो 20 रुपए में देखिए वृद्धि हुई है कितने सालों में? कितने सालों में वृद्धि हुई? 20 सालों में वृद्धि हुई है। और इसको क्या है, हम 100 से अगर इसको, अगर जो टोटल जो था, तो इसको अगर हम डिवाइड करते कि अगर कितना वृद्धि हुई है, तो इससे हमें मालूम चलता है कि देखिएगा इसमें क्या होगा कि 1% का क्या होगा, वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? इन 20 सालों में वस्तु का जो वृद्धि हुआ है, उसमें 1% की उसमें क्या होता है, वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु का जो वस्तु होता है, तो क्या होता है, जिस वर्ष को काउंट किया जाता है उसी को आधार वर्ष या बेस ईयर मान के चलते हैं, जिस वर्ष में काउंट किया जाता है। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक जो है, इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। 2004-5 को बढ़ा के ये कर दिया गया, 2011-12 कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2011। ठीक है, इसमें दो प्रकार के क्या होता है, सूचकांक होते हैं। एक को कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और एक होता है आपका उपभोक्ता मूल्य या कीमत या मूल्य सूचकांक होता है। इसका इसे कहते हैं सीपीआई, और इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूपीआई। इसे डब्ल्यूपीआई कहते हैं और इसको सीपीआई कहते हैं। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और ये कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे वस्तुओं का जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होता है, उसको आसानी से नापा जा सकता है। थोक मूल्य पर क्यों नहीं नापा जाता? देखिए थोक मूल्य पे ये होता है ना कि थोक मूल्य में जो वेयर हाउस मूल्य जिसे कहा जाता है, गोदाम से मूल्य होते हैं, वो मूल्य, और जो सीपीआई होता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, इसमें अंतर होता है। कि देखिए जिस प्राइस पर कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, उसको सीपीआई इंडेक्स कहते हैं। और होलसेल में क्या होता है, जो बड़े बड़े जो कंपनी से सब सामान आता है, तो उसको जो उद्योगपति या जो ट्रेडर होता है, जो ट्रेडर जो खरीदता है, यानी व्यापारी जो खरीदता है, उसको क्या होता है, डब्ल्यूपीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूपीआई। देखिए इसका जो गणना होता है ना, इसका गणना हमारे यहाँ पे जो वाणिज्य मंत्रालय होता है, यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो होता है, वाणिज्य मंत्रालय करता है। इसका गणना कौन करता है? वाणिज्य मंत्रालय करता है।
और इसका गणना कौन करता है? इसका गणना करते हैं हमारे यहाँ पे सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय करते हैं। सांख्यिकी कार्यक्रम जो मंत्रालय होता है इसके द्वारा इसको किया जाता है। जो स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम मिनिस्ट्री होता है इसके द्वारा क्या होता है? सीपीआई का किया जाता है। और जो डब्ल्यूपीआई का होता है वो क्या होता है आपका? सांख्यिकी कार्यक्रम। डब्ल्यूपीआई का करता है वाणिज्य मंत्रालय और सीपीआई का सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय करता है। स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम मिनिस्ट्री को कहा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा क्या होता है? सीपीआई होता है। सीपीआई सबसे अच्छा माना जाता है, इससे जो एक्यूरेंसी होता है वो ज्यादा आता है। एक्यूरेंसी के रूप में देखा जाए तो सीपीआई बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, यानी शुद्धता के रूप से देखा जाता है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? देखिए, सबसे बोल रहे किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम है। और वर्तमान में जो गोवा है, गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। गोवा का सबसे ज्यादा है और बिहार का सबसे कम है। बिहार का सबसे कम और गोवा का सबसे अधिक है। अगला, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? देखिए, जो कपास होता है जिसको कॉटन कहते हैं, इन राज्यों में बोल रहा है किस राज्य में सर्वाधिक है। देखिए, औसत उत्पादन, उसमें मतलब एवरेज जो प्रोडक्शन होता है उसकी बात कह रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे कपास की बात करें ना, तो देखिए ये राज्य और ये राज्य में कपास उत्पादन ही नहीं होता है। तो आंध्र प्रदेश क्या होगा? इसका सही होगा। इनमें कम मात्रा में होता है, बड़े पैमाने पर कपास उत्पादन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। देखिए, पश्चिम बंगाल क्या है? धान के लिए फेमस है। इसको उत्पन्न के लिए धान और दूध के लिए फेमस है। असम किसके लिए है? चाय के लिए फेमस है। बिहार किसके लिए है? बिहार क्या है? गन्ना, गेहूं और धान के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश किसके लिए है? तंबाकू, धान, और यहाँ पे अंडे भी सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है। अंडे का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है। उधर देखिए, चाय के लिए क्या है? असम नंबर 1 पे है। पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में 3 बार धान लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में 3 बार क्या है? धान की खेती होती है। इसको भी ध्यान रखिए। अगले देखिए, निम्न में से कौन सा एक 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरित क्रांति जो है उसका उचित वर्णन क्या करता है? जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। हरी सब्जियों की अत्यधिक उत्पादन करने से नहीं, हरी सब्जियों से नहीं चाहिए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये भी नहीं था। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ये था। बीज उर्वरक जल तकनीक, ठीक है। अगर ये तीनों जहां पे आ जाना तो इसको लगाइएगा। देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये क्या था? इसमें एक चीज की बात बोल रहा है ना। इसमें देखिए, बीज भी बोल रहे हैं, उर्वरक भी बोल रहा है और जल तकनीकी भी बोल रहा है। आप लोगों को पता ना कि हरित क्रांति का 3 का, एक था आपका सीड, अच्छा सीड होना चाहिए, बीज होना चाहिए। दूसरा क्या है? सिंचाई होना चाहिए, सिंचाई। और तीसरा क्या होना चाहिए कि जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए। तो 3 है जहां पे, उसको लगाइएगा टिक। तो सही आंसर हो जाएगा बीज, उर्वरक, जल तकनीकी का जो है। हरित क्रांति के फादर किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। कितने बार आप लोगों को बताया था? एम एस स्वामीनाथन को, इनको कहा जाता है हरित क्रांति के फादर। कब शुरू किया गया था? 1966 में शुरू किया गया था। और जो पंतनगर विश्वविद्यालय है, इसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जन्मस्थल कहते हैं। और सबसे जो जिस फसल की सबसे ज्यादा पैदावारी हुई है वो है गेहूं। कौन सी फसल की हुई है? गेहूं। कहाँ कहाँ पे यह सफल रहा? पंजाब में सफल रहा, हरियाणा में सफल रहा, और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा सफल रहा।
तो ये 3 जगह पे क्या है, हरित क्रांति ज्यादा सफल रहा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी यानी वेस्ट यूपी, यहाँ पे हरित क्रांति ज्यादा सफल रहा, क्योंकि गेहूं की पैदावार यहाँ पे ज्यादा होने लगी। तो एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के फादर। और नॉर्मल बोर्लम को क्या होता है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है, और हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित है, जो अनाज वगैरह है उसके उत्पादन से संबंधित। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित, देखिए आप जानते हैं कि भारत का पहला नोबेल प्राइज यानी इकोनॉमी में जो नोबेल प्राइज प्राप्त करता व्यक्ति जो थे वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे, अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन क्या है, भारत का पहला व्यक्ति है जिनको क्या मिला है, अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। इसमें इकोनॉमी में क्या मिला है, नोबेल मिला है। नोबेल प्राइज इनको दिया गया है, धन्यवाद, इकोनॉमी में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनको भारत रत्न भी मिला है। तो ये क्या है, कल्याण उपागम से संबंधित, कल्याणकारी जो अर्थव्यवस्था है उसका जनक कहा जाता है भारत में, अमर्त्य सेन को कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे ना, भारत में जो मनरेगा है और भारत में जो खाने यानी मिड डे मील में जो भोजन की व्यवस्था जो शुरू की गई ना, ये जो कार्यक्रम का जो देन है, इसको का देन है अमित सेन का देन है। तो इस मॉडल को इन्होंने बनाया था। उसके बाद एक इंडेक्स आप लोग पढ़ते हैं, उसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक जिसे कहा जाता है, जो 1990 में इसको बनाया गया था यूएनडीपी के द्वारा। इसका बनाया गया था 1990 में, इसको बनाया गया था किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया था। और इसके जो रचनाकार थे वो था पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। और इसको जो हेल्प किया था वो सेन जी ने इनके साथ काम किया। तो इनका काम क्या है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। कौन सा, कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया। एसडीआई कब बना, 1990 बना। और इस कौन से संगठन द्वारा इसको संचालित किया जाता है, वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एसडीआई का फुल फॉर्म क्या है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है। इसको बनाया किसने था, महबूब उल हक के नेतृत्व में बनाया गया था। और अमृत सेन क्या था इसमें सहायता किया। भारत में जो मनरेगा है, मनरेगा का जो डेवलप किया था या प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो अमृत सेन के देख देख में बनाया। इसको भी ध्यान रखिए। और भारत का पहला अर्थशास्त्री है जिनको नोबेल मिला है, वो है अपने डॉक्टर अमृत सेन जो पाया। अगला देखिएगा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। देखिए भारत को कैसे परिभाषित किया जाए, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। देखिए समझे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक खाद्य की कमी वाली यानी भारत में ऐसा है कि भारत में के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। एक श्रम अधिक के वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक के वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक के वाली अर्थव्यवस्था। देखिए हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो है एक श्रम अधिक अर्थव्यवस्था। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, श्रम ज्यादा है, श्रम में लोग ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। आप आज देखिए बेरोजगार इतना ज्यादा है, आईआईटी आईआईएम से करे हुए लोग भी क्या होता है, उनको जॉब सही ढंग से जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो बेरोजगारी क्या है बहुत ज्यादा। आप लोग देखेंगे जो चपरासी की पोस्ट आता है उसमें एमबीए वाले भी फॉर्म डाल देते हैं, बीटेक वाले भी फॉर्म डाल देते हैं। तो समझ सकते हैं इतना ज्यादा दिक्कत है बेरोजगारी में। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, श्रम अधिक वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस हिसाब से समझिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
मिशन में शामिल नहीं है। देखिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसमें मेनली क्या है, अनाज के बारे में बात की गई है। इसके बारे में अनाज, जिससे क्या आता है, लोगों को पेट भर रहे पोषक तत्व मिल सके, उसके बारे में बात की गई थी। तो ये शुरू कब किया गया था? ये शुरू किया गया था 2007 में शुरू किया गया था। 2007 में इसको शुरू किया गया था। इसमें गेहूं था, दाल भी खाने वाला चीज है, चावल भी, तिलहन नहीं था। देखिए तिलहन का मतलब केवल सरसों नहीं होता है। तिलहन में जो भी क्या है, जिससे जिससे तेल प्राप्त होता है, सभी को तिलहन कहा जाता है। जैसे सोयाबीन हो गया, आलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन सबको मिला के क्या होता है, तिलहन कहते हैं। केवल सरसों को तिलहन नहीं कहा जाता, ध्यान रखिए। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तिलहन इसमें शामिल नहीं है। कि देखिए क्या होता है, चावल गेहूं वगैरह किसी के पास है, तो बिना क्या होता है, सोयाबीन या अलसी के तेल से भी क्या भोजन किया जा सकता है। अगर चावल या गेहूं या आटा नहीं होगा तो भोजन कैसे हो पाएगा? तो ये 2007 में इसको शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? देखिए भारत में किस वर्ष में क्या होता है, कृषि का जो विकास दर है वो क्या है, नेगेटिव में पहुंच चुका है। यानी हमारे यहाँ पे फसलों का बहुत ज्यादा हानि हुआ था। तो 2002-3 के आंकड़े के अनुसार क्या था, ये ऐसे हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है। सरकारी व्यय, जो सरकार के जो व्यय है उसको कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी व्यय को कम करने के लिए हमारे पास कौन है? वित्त मंत्री है। क्योंकि यही क्या बनाता है, बजट बनाता है। तो बजट बनाता है तो उस समय क्या होता है, व्यय को कम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की बात करते हैं। तो हमारे कौन सा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया था। अभी देखिए बजट पेश किया गया है, तो आप लोग देखेंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो योजना है उनमें अलग अलग क्या है, फंड रिलीज की गई है। तो कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है, जो वर्तमान में। आगे देखिएगा, ब्याज भुगतान एक आइटम है, मतलब आइटम मतलब पदार्थ है या एक प्रकार है। आइटम मतलब प्रकार, समझ लीजिएगा। ब्याज, देखिए ब्याज भुगतान, देखिए दो तरह के ब्याज भुगतान होता है। देखिए जो सरकारें होती है, जो भी सरकार होते हैं, जो हमारी जैसे केंद्र सरकार है, तो ये दो प्रकार से क्या होता है, ऋण लेते हैं। एक तो अपने देश के बैंकों से भी ऋण लेते हैं, या जो भी हमारे यहाँ पे वित्तीय संस्थाएं होती है उनसे ऋण लेती है, या क्या करते हैं, बाहर यानी विदेशों से भी ऋण लेते हैं। विदेशों में क्या होता है कि या तो किसी देश से लेते हैं, या जो बड़े बड़े जो विश्व बैंक होते हैं या एशिया डेवलपमेंट बैंक होते हैं, यही से क्या होता है, पैसा उधार लेते हैं। अब लोग जानते हैं कि इसमें भारत सरकार क्या बहुत ज्यादा क्या बाहर से कर्जा ले रखा है। तो जब हम किसी चीज से कर्जा लेंगे तो उसको लौटाना तो पड़ेगा। तो कैसा होगा? तो वो देखिए, जो कर्जा होता है ना वो राजस्व व्यय से होता है। क्या होता है? राजस्व व्यय क्या होता है? क्योंकि वो क्या होता है, मनी के रूप में लिया जाता है। देखिए जो भी हम कर्जा लेते हैं वो मनी के रूप में लेते हैं, करेंसी के रूप में लेते हैं। तो उसको क्या होता है, जो राजस्व व्यय होता है, यानी जो इसको कहते हैं राजस्व व्यय होते हैं, इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे हमें प्राप्त होता है। तो ब्याज, देखिए ब्याज क्या दो प्रकार से लेते हैं, एक घरेलू जो उधार लिया जाता है, और एक क्या है, फॉरेन यानी विदेशों से क्या है, उधार लिया जाता है। तो दो प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे उधार ली जाती है घरेलू। अब ये राजकोषीय घाटा की बात बोल रहे हैं, जिसको फिस्कल डिफिसिट डेफिसिट कहा जाता है। देखिए जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे बजट होते हैं उसमें जो घाटा होता है, और सरकार का जो बाजार ऋण या बाहर से हमने जो
ब्याज पे उधार ले रखे उसको जो देने का जो दायित्व होता है, लाइबिलिटी होता है, उसको होता है। ठीक है, पहले समझते हैं राजकोषीय घाटा होता क्या है। देखिए क्या होता है, हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, जितने हम लोग का आय होता है, जब आय से अधिक हम क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, यानी एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक घाटा कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहा जाता है। मान लेते हैं किसी का इनकम 100 रुपया है और उसने क्या होता है 110 रुपए खर्च कर दिया, तो ये जो 10 रुपए है ना, ये हम डेफिसिट में चले गए हैं। तो घाटा ही इसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। घाटा का मतलब यहाँ पे डेफिसिट, घाटा मतलब माइनस मत कीजिएगा, घाटा का मतलब यहाँ पे डेफिसिट, तो डेफिसिट। लेकिन राजकोषीय घाटा का मतलब जो हमारे देखिएगा, हमारे यहाँ पे एक राजकोष होता है जिसको, जिसमें क्या होता है, सरकार के जितने भी इनकम होता है ना वहां पे जमा होता है। आप लोग देखे होंगे हर जिले में क्या होता है, एक कोषागार होता है। उसको क्या कहता है, केंद्रीय कोषागार कहते हैं, हर जिले में होता है। उस कोषागार में क्या होता है, जितने भी सरकार की इनकम होता है वहां पे क्या होता है, जमा होता है, और उसके माध्यम से क्या होता है, अलग जिनको जहाँ पे जाना होता है वहां पे पहुंचते हैं। जैसे मान लेते कोई किसी पर जुर्माना लगाया जाता है, कुछ लगाया जाता है, तो उनका पैसा भी क्या होता है, कोषागार में जमा होता है नहीं। या जो भी वेतन वगैरह लोगों को मिलता है इन कोषागारों के माध्यम से, क्या तो जब जाता है तब वेतन वगैरह बनता है, तो उसको धन मिलता है। तो बजटीय घाटा देखिए ये क्या होगा, एक तो बजट में घाटा हो गया, और उसके बाद सरकार का जो ऋण लिया है वो भी तो देना पड़ेगा। तो उसको जब माइनस करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहा जाएगा। ठीक है, 2003 में भारत सरकार ने एक नियम बनाया था कि हमारे यहाँ का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोले कि फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या मतलब होगा। देखिए अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा तो हमें नए क्या है, करेंसी प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों, क्या क्या क्यों हो, नए करेंसी प्रिंट करना पड़ेगा, पहले समझिए क्यों करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हमने अपना जो घर बनाया, मान लेते घर बनाया, ये हमारा घर है, और घर में हमने माना कि घर 10 लाख रुपए में बनने वाला है। अब घर बनते बनते 11 लाख लग गया। ठीक है, 11 लाख, तो हमारे पास पैसा कितना है, 10 लाख, लगा कितना, 11 लाख, तो 1 लाख रुपए तो हमें कहा कहीं से ना कहीं से लाना पड़ेगा ना। लेकिन हमारा जो टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 11 लाख का हो गया। तो 1 लाख रुपए पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख के नए नोट क्या है, प्रिंट कर देंगे। 1 लाख के क्या करेंगे, नए नोट प्रिंट कर देंगे। अब देखिएगा, हमारा जो घर है ना वो 10 लाख का घर है, लेकिन वो बनने में लग गया क्या, खर्चे ज्यादा हो गया, 11 लाख लग गया। तो घर तो है 10 लाख का, और बनने में लग गया 11 लाख का। तो 1 लाख जो अतिरिक्त है ना, ये करेंसी जब ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी किसी देश में राजकोषीय घाटा ज्यादा होने लगता है तो उस देश में क्या होता है, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हर सरकार कोशिश करती है कि उन देशों में जो राष्ट्रीय राजकोषीय जो घाटा हो वो कम से कम हो। इसलिए देखिए अभी भी क्या है, हमारे देश का जो राजकोषीय घाटा है वो क्या है, इस बार के जो पिछली बार बजट आया था, इस बार का वो 6.8% है राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा। तो देखिए होना चाहिए कितना, 3.5% होना चाहिए, तो अभी भी बहुत ज्यादा है। इसको क्या है, इसी के नीचे लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हमें नए नोट प्रिंट करना पड़ेगा, और नए नोट प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखिए नए नोट आएगा मार्केट में तो लोगों के पास क्या होगा, नोट ज्यादा होगा तो ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए नए नोट को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ना छापने के लिए हमारे यहाँ पे जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना चाहिए। अगला है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। देखिए ये जो बैट लगाया गया था, तो बैट के बारे में बोल रहा है। बैट क्या है, संशोधित मूल्य वर्धित कर, जिसको बैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, बैट कहते हैं। अब बैट के जगह पे क्या आता आ गया, बैट के जगह पे आपका जीएसटी आ चुका है। यानी बैट की जगह पे क्या आया, जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई
2017 से भारत में जीएसटी है। और जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। समझिए, ये है आपका जीएसटी। तो वैट क्या है? एक प्रकार के बिक्री कर है, सेल टैक्स है। कैसा है? सेल टैक्स। देखिए जो इनकम टैक्स है ना, ये प्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर। धन्यवाद। इनकम टैक्स क्या होता है? हमेशा प्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट टैक्स होता है। और जो बिक्री कर होता है या जीएसटी होता है या वैट होता है, वो क्या होता है? इंडायरेक्ट। देखिए अभी भी जीएसटी में से दो चीजों को अभी भी क्या है? बाहर रखा गया है। एक पेट्रोलियम है, आपको उस दिन भी बताया था। और एक क्या है आपका? जो नशीले पदार्थ है उसको क्या है? अभी भी क्या है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है धन्यवाद। जीएसटी का स्लैब क्या है? 0 है, 5 है, 12% है, 18% है और 28%। यह है जीएसटी का स्लैब है। जो वस्तु डेली यूज के वस्तु होता है उसमें जीएसटी 0 है। उसके बाद जो वस्तु होता है उसमें 5% है, फिर 12% है, फिर 18% है, और सबसे जो अधिक है वो है आपका लग्जरी जो वस्तु है। लग्जरी वस्तु पर 28% जीएसटी लगती है। ठीक है धन्यवाद। तो जीएसटी कैसे है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर से, जो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अगला देखिए क्या है? भारत में सेवा कर किस वर्ष आरंभ? सेवा इसको सर्विस टैक्स कहते हैं। आप लोग देखिएगा, जैसे होटल वगैरह में जाते हैं तो उसके साथ लगता था पहले, अभी उसको बंद कर दिया गया। अभी क्या है? इसको बंद कर दिया गया। पहले होटल वगैरह में आता तो क्या होता है? सर्विस टैक्स या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता तो उसकी सर्विस टैक्स। आजकल क्या होता है? उसको जीएसटी के साथ इंक्लूड कर दिया गया, तो इसको हटा दिया गया। तो इसको इस क्वेश्चन को छोड़ दिए कि ये खत्म हो गया है। आजकल क्या ये जीएसटी का अंतर्गत आ गया। अगला देखिएगा, भारत सरकार की क्या नीतियां है? राष्ट्रीय कृषि नीति, समुद्र मत्स्य नीति, नवीन विदेश व्यापार नीति, और आपका अगला है 7वां वित्तीय आयोग कब बनाया गया है? 7वां वित्तीय आयोग कब बनाया गया है? 7वां वित्तीय आयोग इसमें इसमें है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, जो 7वां वित्त आयोग बनाया गया था, वो आपका 78 में बनाया गया था। 7वां वित्त आयोग, जानिए 7वां वित्त आयोग क्या है? 78 में बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनाया गया था? 2004 में बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि जो नीति है ये 2004 में बनाया गया था। नवीन विदेश व्यापार नीति 2014 में बनाया गया था। और समुद्र मत्स्य नीति क्या 2000 को बनाया गया था। इसको ध्यान दें। और 7वां आपका 78 में लागू किया गया था। इसको ध्यान दें। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आप लोगों को पूछा गया। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी आपका 1951 को किया गया था, यानी 1 अप्रैल 1951 में किया गया था। और अभी योजना आयोग की जगह पे क्या आया? नीति आयोग। नीति आयोग आया, जो 1 जनवरी 2015 से लागू है। 1 जनवरी 2015 से क्या है? नीति आयोग लागू है। नीति का मतलब क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है? इसका फुल फॉर्म है, जो 2015 में बनाया गया था 1 जनवरी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होंगे इसके अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग क्या है? और नीति आयोग क्या है? एक प्रकार के थिंक टैंक है। थिंक टैंक को कहा जाता है नीति आयोग।
जहाँ पे क्या होता है विचार होता है। अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, ममता बनर्जी बाहर आ गई थी, नीति आयोग को बोलने नहीं दिया जाए ये कहते हुए, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो नीति आयोग का हेड ऑफिस कहाँ है भाई? दिल्ली में। नीति आयोग का हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है, अंत्योदय का मतलब होता है जो समाज के एकदम आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति है उसका उदय करना, उसको मुख्य धारा में लाना। तो ये राजस्थान में शुरू किया गया। देखिए राजस्थान में क्या है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। आपको पता था बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था नागौर से। इसलिए राजस्थान में क्या होता है ना, देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण यानी पंचायती राज का जो अच्छा काम हुआ है वो राजस्थान में है। क्योंकि राजस्थान में क्या है, तो दिक्कत की है कि राजस्थान में एक तो मरुस्थल है, वहां पे जो सामाजिक एकता है वो वहां पे ज्यादा है। इसलिए क्या है, राजस्थान में ये काम ज्यादा हुआ। अब देखिए उत्तराखंड बनने के बाद क्या है, उत्तराखंड में भी देखिए क्या हुआ, जहाँ पे दुर्गम जगह है वहां पे देखिए लोगों में एकता ज्यादा होता है। जहाँ पे सुगम होता है इसमें देखिए शहरों में लोगों में एकता क्या होता है, यानी आस पड़ोस में एकता कम होता है। गांव में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे दुर्गम होता है वहां पे और ज्यादा एकता होता है। तो मरुस्थल वाले क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या है, जो पंचायती राज ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान में इसको माना जाएगा। अब देखिए रोलिंग प्लान क्या है। ठीक है, जो रोलिंग प्लान क्या होता, देखिए जब इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाया था 1975 में, आपको बताया था, उसके बाद क्या है उनकी सरकार चली जाती है। तब 1977 में जब चुनाव होता ना तो जनता दल सरकार आती है। तो जनता दल सरकार ने क्या है, जो पंचवर्षीय योजना था, कौन सा पंचवर्षीय, जिसको 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता है, इसको समाप्त करके एक नया योजना लागू किया है जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो किसने लाया, जनता सरकार ने लाया। तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन सा प्लान लाया, रोलिंग प्लान लाया। किसके द्वारा, जनता सरकार। और इनके मुखिया कौन थे, मोरारजी देसाई। इनके मुखिया कौन थे, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। ये पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये पहला क्या है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी क्या थे, आपके मोरारजी देसाई जी थे। और मोरारजी देसाई क्या है, भारत के सबसे अधिक समय तक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी क्या है, मोरारजी देसाई के नाम पे। भारत में योजना अवकाश की क्या अवधि था, देखिए योजना अवकाश, योजना देखिए हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग था, यानी पंचवर्षीय योजना था पहले पहले। लेकिन क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ पे भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय क्या है, भारत के पास क्या अनाज का बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा, पैसा का बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। तो पैसे का जब दिक्कत होने लगा, तब उस समय जो सरकार थे उन्होंने एक वर्षीय योजना शुरू किया था, जो 66 से 69 तक चला था। तो इसे क्या कहता है, योजना अवकाश कहा जाता है। इसमें क्या चला था, एक वर्षीय योजना चला, एक वर्षीय योजना। आप लोग जानते हैं यही जो दिक्कत था ना, तब हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों को और जवानों को लड़ने दे। किसान क्या है, अनाज मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, और जवान क्या है, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े। आप जानते हैं उस समय अमेरिका भारत को क्या है, ऐसे अनाज देते थे जो वहां पे शुअर खाते थे, शुअर को खिलाया जाता था। ऐसे अनाज भारत को क्या था, सप्लाई करते थे, निर्यात करते थे। तो इसलिए शास्त्री जी ने लोगों को बोला था कि कम से कम हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए। और इसलिए बहुत से लोगों ने उनकी बात माना। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो गोबर के, मतलब पशु जो गेहूं खा जाते थे उसके साथ जो गोबर में आ जाते थे उसको बिन के खाते थे। इतना ज्यादा आनंद की क्रिया होती थी। उन्नीस सौ क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो भुखमरी का जो आलम था इसी समय आया था, जो एक योजना अवकाश के समय पे आया था। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। और इसी के बाद क्या है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ। ये जो दिक्कतें हुई थी इसके बाद भारत में क्या हुआ, हरित क्रांति का शुरू हुआ था, उसको भी बंद कर दिया। अगला देखिएगा,
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है। वित्तीय जो क्षेत्र है उसमें सुधार करना है, यानी जो हमारा इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म है उसमें क्या शामिल है। सीआरआर और एसएलआर को कम करना है। सीआरआर और एसएलआर कम कर देंगे तो आप लोगों को बताया था जो हमारे यहाँ पे जो सीआरआर है और एसएलआर है जो कम कर देंगे तो बैंक ज्यादा लोन देंगे। बैंक अगर ज्यादा लोन देंगे तो ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे डेवलपमेंट होगा, इसको सही माना जाता है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करना, जो बिना बीमा है उसको निजी कंपनियों में क्या होगा, निवेश करेंगे तो क्या होगा, तो बीमा कंपनी क्या होगा और ज्यादा क्या होगा, प्रोग्रेस कर पाएगा। ब्याज दरों का विनियमन, ठीक है, ब्याज दरों का विनियमन का मतलब होता है, देखिए बैंक में क्या होता है, एक फिक्स रेट होता है, इससे कम ब्याज दरों में नहीं मिलेगा या इससे ज्यादा अधिक में नहीं मिलेगा। अगर किसी बैंक को अगर 5% ब्याज से अगर उनको संतुष्टि मिल रहा है, उनको लाभ हो रहा है, तो अगर सरकार ने उसमें 6% निर्धारित किया है तो ये गलत बात है ना। तो इसलिए क्या उपयुक्त सभी क्या है, सही है। भारत में जो वित्तीय सुधार करने के लिए ये तीनों विधियां सही है। सीआरआर और एसएलआर को कम कर देना, बीमा क्षेत्रों में निजी कंपनी का प्रवेश कर देना, जिससे क्या होगा, बीमा कंपनी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा, और ब्याज दरों का आप विनिमय करना, यानी जो रेगुलेशन है उसको हटा देना है, यानी ब्याज दरों पर जो रेगुलेशन लगा रखा है सरकार ने, उस रेगुलेशन को हटाया जाएगा। तो क्या होगा, जो बैंक है वो अपने मुनाफा के अनुसार क्या होगा, लोगों को ऋण देंगे, या जो भी बैंकिंग जो एक्टिविटीज है वो सारे एक्टिविटीज करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपके 50 क्वेश्चन आज के इकोनॉमी से संबंधित। इसमें से कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप लोग उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है इसको एक बार आप लोग लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। इन पीडीएफ आपको भेजा हुआ है पहले से, इनमें लगा लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउटफुल होता है तो आप लोग फिर से इसको क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा पहले मीटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया था नेटवर्क का, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो फिर क्या है, आप लोगों को कल से मिलते हैं आप लोगों से।